हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फेमा 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बच्चों, इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। आखिर फेमा का मीनिंग क्या है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, ये क्या बोलता है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, थोड़ी सी समरी समझ लेते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी ही अच्छी कहानी है। बात है बच्चों करीब 2010 या 11 के आसपास की। 2010 या 11 में ना एक मूवी आई थी जिसका नाम था शागिर्द। ये मूवी आई थी शागिर्द। इसमें नाना पाटेकर ये आपको दिखाई दे रहे हैं। नाना पाटेकर मेन रोल में थे, मेन हीरो थे ये इस मूवी के। और इसमें ना ये पुलिस होते हैं, करप्ट पुलिस वाले होते हैं ये, पूरे अच्छे से करप्ट होते हैं एकदम। और बहुत ऐसा पैसा कमाते हैं, एनकाउंटर कर दिया, पैसा कमाया, ऐसे करप्ट होते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये इस मूवी ना, वैसे तो इनका नाम जाकिर खान है, पर ये मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर, मंत्री होते हैं ये। और इनका ना, इनके नाना पाटेकर के सिर पे हाथ होता है। तो नाना पाटेकर पुलिस वाला ये सोचता है कि यार मंत्री का मेरे सिर पे हाथ है तो करो खूब। तो काफी अच्छा खासा करप्शन करते हैं, बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं। क्या होता है फिर मूवी के अंदर, कुछ ऐसा हो जाता है कि नाना पाटेकर ना इस मंत्री के खिलाफ कोई काम कर देते हैं। मतलब ऐसा कोई काम कर देते हैं जो मंत्री के खिलाफ होता है और मंत्री को वो अच्छा नहीं लगता। और नाना पाटेकर को ऐसा लगता है कि अब ये मंत्री इनकी फैमिली को हार्म पहुंचा सकता है। इनकी फैमिली में एक तो इनकी वाइफ होती है और एक इनकी बच्ची होती है, डॉटर। तो नाना पाटेकर को ऐसा लगता है कि यार मेरे घर वालों को शायद मरवा सकते हैं, हार्म करवा सकते हैं। तो उनको ना ये यूएसए भेज देता है नाना पाटेकर, अपनी वाइफ और डॉटर को। और खुद भी जाने के फिराक में रहता है कि मैं भी चला जाऊंगा वरना मुझे मरवा देगा। भाई पावरफुल आदमी है, मंत्री है। अब नाना पाटेकर को रियलाइज होता है कि यार इनके पास में जो पैसा है वो तो यहाँ इंडिया में पड़ा है, इंडियन रुपीज है वो तो। जबकि इनकी वाइफ और डॉटर तो जा चुके हैं यूएसए, और ये भी जाने वाले, तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी इनको, डॉलर की। तो इन्हें लगता है कि यार अब ना डॉलर में मुझे वहां भेजने पड़ेंगे यूएसए के अंदर। तो नाना पाटेकर क्या होता है, नाना पाटेकर को लगता है कि अब मुझे यार यूएसए में डॉलर भेजने हैं तो कैसे भेजूं। तो इनको याद आता है कि अगर ये तो फॉरेन ट्रांजैक्शन है, ये तो फॉरेन ट्रांजैक्शन है जहां पर फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, ये तो फॉरेन एक्सचेंज है। और अगर मुझे यहां से इंडिया का पैसा फॉरेन में, यूएसए में डॉलर बना के भेजना है, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट जो है उसने कुछ लोगों को ऑथराइज्ड किया हुआ है, जिन्हें हम ऑथराइज्ड डीलर के नाम से जानते हैं, ऑथराइज्ड डीलर के नाम से जानते हैं। तो नाना पाटेकर जाते हैं उन ऑथराइज्ड डीलर के पास में और जाकर बोलते हैं कि ये इंडियन रुपीज है और आप इसे फॉरेन में मेरी वाइफ और डॉटर के पास में भेज दो, डॉलर बना के कन्वर्ट करके। ऑथराइज डीलर बोलता है रुको रुको, ऐसे नहीं होगा। पहले ये बताओ कि ये पैसा तुमने कहां से कमाया, कितना कमाया, क्या इस पर टैक्स पे किया है। नाना पाटेकर बोलता है अबे यार ये क्या नाटक है, ये तो करप्शन का पैसा है। नाना पाटेकर बोलता है यार ये तो गोली मारो, क्योंकि ये तो लीगल रूट है। जो गवर्नमेंट बोलता है कि ऐसे ही आप फॉरेन एक्सचेंज करवाइए, हमने कुछ लोगों को ऑथराइज किया हुआ है, कुछ बैंक्स को, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उन्हीं के थ्रू भिजवाइए आप पैसा। लेकिन ये तो पूरी जानकारी मांग रहा है मेरे से। तो फिर क्या होता है, कुछ इलीगल लोग भी होते हैं, कुछ इलीगल लोग भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है आपने कहां से पैसा कमाया, कितना पैसा, हमें कोई आपसे लेना देना नहीं है, आप तो ये बताओ कितना पैसा है जो फॉरेन करेंसी में भेजना है और कहाँ भेजना है। और गवर्नमेंट से जल्दी और भेजते हैं ये लोग। आपने यहाँ पर उनको पैसा दिया और उन्होंने फोन किया यूएसए में बैठे अपने, जो भी उनका एजेंट होगा, कि यार डॉलर जो है ना वो उनके घर पे सप्लाई मारिया। ऐसे हो जाता है, इसको हवाला ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये इलीगल होता है, इसको हवाला ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये जो फेमा है ना, इसके अंदर हमें ये भी पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि अगर इंडिया का कोई भी पर्सन फॉरेन के अंदर कोई भी चीज भेज रहा है, चाहे से पैसा भेज रहा है, चाहे से फॉरेन के शेयर्स को होल्ड कर रहा है,
चाहे से फॉरेन के अंदर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, चाहे से वो फॉरेन जा रहा है एजुकेशन पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, कैसे जा सकता है, कितने दिनों के लिए जा सकता है, कितना रुपया लेकर जा सकता है, किस किस गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर कोई बाहर का इंडिया में आ रहा है, क्या इंडिया का बंदा बाहर प्रॉपर्टी खरीद सकता है तो कितने रुपए तक की खरीद सकता है, वो रुपया कहाँ से कमाया हुआ होना चाहिए, क्या बाहर का बंदा इंडिया में। तो जब भी इंडिया और फॉरेन में कोई भी ट्रेडिंग होगी, इंडिया का पर्सन फॉरेन के अंदर ट्रेड करेगा या फॉरेन का पर्सन इंडिया में ट्रेड करेगा, तो कैसे करेगा, क्या कंडीशंस होंगी, क्या नियम शर्तें होंगी, ये सभी बातें इस फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में लिखी हुई हैं। अब देखिए, मैं इसको समझाने के लिए ना आपको एक एग्जाम्पल सुनाता हूं। आप एक कहानी सुनिएगा, उस कहानी से आपको ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फेमा क्या होता है। देखिए, कहानी है दो लोगों के बीच की, जिसमें से एक का नाम है कचरा सेठ और दूसरे का नाम है मिस्टर बुल्ला। एक दिन की बात है, कचरा सेठ ने पूछा कि यार बुल्ला भाई, ये फेमा 1999 क्या है, 1999 क्या है। बुल्ला बोला कि कचरा सेठ, देखो ये फुल फॉर्म है इसकी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि फॉरेन के अंदर जो भी एक्सचेंज हो रहा है फॉरेन से, उसको मैनेजमेंट करता है, उसको गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, ये एक ऐसा एक्ट है। बोले फेमा ना एक लॉ है जिसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। क्या बोलते हैं वो रूल्स रेगुलेशन? वो ये बोलते हैं कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया से फॉरेन में मनी ट्रांसफर करता है, या फॉरेन का कोई पर्सन इंडिया के अंदर मनी ट्रांसफर करता है, कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है, किस किस गवर्नमेंट अथॉरिटी के अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर कोई पर्सन इंडिया से फॉरेन में जा रहा है या फॉरेन का बंदा इंडिया में आ रहा है, तो फिर क्या टर्म्स कंडीशन है, किन किन पर्पस के लिए जा सकता है, क्या वो मेडिकल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस, ट्रेनिंग पर्पस, बिजनेस, किस किस चीज के लिए वो जा सकता है ना। उसके अलावा क्या इंडिया का कोई बंदा फॉरेन में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, क्या फॉरेन का कोई पर्सन इंडिया में। कहने का मतलब ये है, मतलब कि फॉरेन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करनी है, वो सब कुछ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू गवर्न होती है। कचरा सेठ बोला कि ठीक है बुल्ला भाई, मैं समझ गया ये बात। पर ये बताओ ना कि फेमा 1999 इस एक्ट के अंदर मेन अथॉरिटी कौन है। जैसे कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी है, जैसे सेबी के अंदर सेबी और उसके अपीलेट अथॉरिटी सेट है, जैसे कंपटीशन में सीसीआई है। तो मुझे ये बताओ कि इस फेमा एक्ट के अंदर मेन अथॉरिटी कौन है। बोला मेन अथॉरिटी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे भारत का एपेक्स बैंक, सबसे बड़ा बैंक, वो फेमा के अंदर मेन अथॉरिटी है। कचरा सेठ बोला ओके ठीक है, यहां तक समझ में आगे कहा। बोला ये बताओ कि फेमा जो है वो तो 1999 में 1999 के अंदर आया। क्या इससे पहले इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज नहीं हो रहा था? भाई 1999 में आया ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और एनफोर्स तो 2000 में हुआ। एनफोर्स तो 2000 में हुआ। क्या इससे पहले इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता था? और अगर होता था, तो क्या उस वक्त कोई लॉ या एक्ट नहीं था, फेमा से पहले कोई एक्ट नहीं था जो इन फॉरेन एक्सचेंज को गवर्न करता हो, कंट्रोल करता हो? तो बुल्ला बोला, बोला देखो कचरा सेठ, आप ना बेसिक से समझो कि था, बिल्कुल था। बोला देखो, हमारा देश आजाद हुआ 1947, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। और जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो हमारे पास में दो ऑप्शन थे कि हम कैसी इकोनॉमी बना रहना चाहते हैं, भारत इंडिया कैसी इकोनॉमी बना रहना चाहता है। तो चाहता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब बाहर का, फॉरेन का कोई भी पर्सन इंडिया में नहीं आएगा, ना इंडिया का कोई बंदा बाहर जाएगा बिजनेस बिजनेस करने के लिए, क्लोज्ड इकोनॉमी। और एक है ओपन इकोनॉमी, कि बाहर का भी इंडिया में जा सकता है और इंडिया वाला बाहर जा सकता है, बाहर वाला इंडिया में आ सकता है, बिजनेस हो सकता है। हमें जैसे 1947 के अंदर फ्रीडम मिली, तो हमें ये समझ में आया कि देखो यार, जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे ना, उस वक्त बोलकर तो ये आए थे कि वो यहाँ इंडिया में आकर व्यापार करेंगे, और फिर उन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया।
तो यार कहीं ऐसा ना हो, बड़ी मुश्किल से तो आजादी मिली है, पैसा हमारे पास है नहीं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, तो कहीं पाकिस्तान बनने और ये सब नाटक चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोबारा से अपनी क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी कर दें और फिर से कोई आए फॉरेन से और हमें फिर से गुलाम बना ले। इसलिए ये निर्णय लिया गया, इसलिए ये सोचा गया कि यार हम ना क्लोज्ड इकोनॉमी रहते हैं, इंडिया में ही प्रोडक्ट को बनाएंगे, इंडिया के लोगों को बेच देंगे, इंडिया की करेंसी में कमा लेंगे, ऐसा हो रहा था। पर 1970 के आसपास गवर्नमेंट को ना जरूरत महसूस हुई। एक्चुअली में हुआ क्या था, गवर्नमेंट के पास में पैसा कम पड़ गया था, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास। तो इंडिया की गवर्नमेंट फॉरेन में आईएमएफ और इनसे पैसा मांगने गई कि आप हमें पैसा दे दो, हमें हमारा देश चलाना है और इंटरेस्ट के साथ लेते रहना। आईएमएफ ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, थोड़ा सा ना रिलैक्स करो अपनी इसको स्ट्रेटेजीज को, थोड़ा सा ना रिलैक्स करो, थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज को चलने दो। और इंडिया गवर्नमेंट बोली नहीं नहीं, हमें डर लगता है। तो आईएमएफ बोला मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम पूरे दरवाजे खोल दो भारत के, ऐसा मत करो, पर थोड़ा सा रिलैक्स करो, इतना कर दो कि इंडिया का आदमी ना फॉरेन के शेयर्स को, डिवेंचर्स को परचेज कर सकता हो, फॉरेन का आदमी इंडिया के शेयर्स डिवेंचर को फॉरेन एक्सचेंज अलाउ कर दो बस। 1970 के टाइम पे ना फॉरेन एक्सचेंज अलाउ हो गया था। हालांकि पूरी तरीके से तो स्टार्ट हुआ था 1991 में, जब ग्लोबलाइजेशन आया था, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बट 1970 में थोड़ा बहुत ना स्टार्ट हो गया था। और देखो 1970 के टाइम पे क्या हुआ कि फॉरेन के लोग इंडिया के शेयर्स खरीद रहे हैं, इंडिया के लोग फॉरेन के शेयर्स खरीद रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यार कहीं कोई हमारे इंडिया के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, कम ही पढ़े लिखे हैं, और वो अब फॉरेन के शेयर्स में, डिवेंचर्स में डील कर रहे हैं, कहीं उनके साथ में कोई फ्रॉड ना हो जाए, हमें हमारे देश के लोगों का हक बचाना है। इसलिए वो एक एक्ट लेकर आए जिसको बोला गया फेरा एक्ट, जिसको बोला गया फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये रहा। 1974 के अंदर ये एक्ट आ गया। 1973 में प्रपोज हुआ, 1974 में ये एक्ट आ गया और फिर ये काम करता रहा। लेकिन एक्चुअली में क्या था कि ये एक्ट ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था ये एक्ट। और 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन आया तो फिर भारत ने पूरी तरीके से दरवाजे खोल दिए ना कि आओ साहब यहाँ बिजनेस करो, सब कुछ करो और हमारे लोग भी करेंगे। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा अबे यार अब तो सब कुछ ही पूरी तरीके से ओपन हो गया है, अब कहीं ऐसा ना हो, अब ये जो हमारा पुराना एक्ट है फेरा, ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि इस ग्लोबलाइजेशन को संभाल सके। 1970 में तो बस हम फॉरेन एक्सचेंज करवा रहे थे, तो हमने फेरा के अंदर उतने प्रोविजन बना दिए कि उसको डील कर ले। पर अब तो पूरी इकोनॉमी ओपन हो गई, अब तो यहाँ बिजनेस भी हो रहा है, यहाँ प्रॉपर्टी भी खरीदी जा रही है, यहाँ सब कुछ हो रहा है। तो अब तो हमें एक स्ट्रांग एक्ट चाहिए जो पूरे फॉरेन एक्सचेंज सब कुछ को मैनेज कर ले अच्छे से। तो फिर फेमा लाया गया। तो कचरा सेठ बोला ठीक है, मेरे को यहां तक की तुम्हारी बात समझ में आई कि फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये 1999 के अंदर आया। ये जो फेमा है, इसके अंदर से आरबीआई जो है वो तुम्हारी मेन अथॉरिटी है। और इससे पहले फेरा एक्ट चला करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1974 में आया था। बट जब ग्लोबलाइजेशन आ गया उसके बाद में ये फेरा के प्रोविजन इतने स्ट्रांग नहीं थे, हमें एक स्ट्रांग एक्ट चाहिए था, तो फेमा 1999 लाया गया। यहां तक की बात कचरा सेठ के समझ में आ गई। क्लियर है, यहां तक की बात कचरा सेठ के समझ में आ गई। लेकिन कचरा सेठ ये बोला यार एक बात बताओ, ये फेमा एक्ट जो है वो किस किस पर एप्लीकेबल होता है। तो बोला देखो ये पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, इंडिया के पूरे सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। बोला इवन इवन अगर सपोज करो कि कोई इंडियन रेजिडेंट है, सपोज करो कोई इंडियन रेजिडेंट है और उसने फॉरेन के अंदर कोई ब्रांच ओपन करी, या फॉरेन के अंदर कोई अपनी सब्सिडरी या कुछ ओपन किया जिसको यही कंट्रोल कर रहा है इंडियन रेजिडेंट, उसके ऊपर भी फेमा एप्लीकेबल होगा। अगर इंडिया का रेजिडेंट फॉरेन में जाकर कोई ऑफेंस कर देता है या कुछ कमिट कर देता है, कॉन्ट्रावेंशन कर देता है, वो लॉ वायलेट कर देता है, तो भी उसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल होगा। तो यहां तक हमें समझ में आया, फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक लॉ है, ये फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है और आरबीआई इसकी मेन अथॉरिटी है। इससे पहले फेरा एक्ट चला करता था, वो स्ट्रांग नहीं था, आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन तो बहुत कमजोर पड़ गया।
तो इसलिए फेमा लाया गया। इसकी एप्लीकेबिलिटी इंडिया के, पूरे इंडिया के ऊपर है, इंडिया के रेजिडेंट के ऊपर है। वो अगर फॉरेन में कोई ब्रांच ऑफिस खोल देते हैं, उस ब्रांच या ऑफिस के ऊपर भी फेमा एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई पर्सन बाहर गया है, वो कोई कमिट कर देता है ऑफेंस, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर कचरा सेठ बोला, बोला वो सब तो ठीक है, बट इस फेमा का हेड ऑफिस कहाँ है? बोला इसका हेड ऑफिस जो है ना वो न्यू दिल्ली के अंदर है। उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। न्यू दिल्ली के अंदर है इसका हेड ऑफिस, जिसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने ये कहानी सुनी। मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम्पल, ये जो पूरी कहानी मैंने सुनाई और जो एक एक शब्द मैंने बोला हिंदी में, सब कुछ, वो सब कुछ आपके पास जो मेरी बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है। ये एग्जैक्टली एक एक चीज लिखी हुई है। देखो क्या होता है ना, बहुत बार मेरे से स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप बुक के अंदर ये एग्जाम्पल लिखते हो इतना सारा, और इतना सारा सब कुछ आप ये सब लिख रहे हो, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो सर? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, सर आपकी इतना सारा टाइम तो इसी में चला जाता होगा, तो क्लास तो बहुत आप कम लेते होंगे। मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा यार देखो, मैं ना कहावतों मुहावरों पर अपनी जिंदगी चलने वाला इंसान हूं। मैं इस कहावत को ना बहुत सीरियसली मानता हूं। जैसे एक बार एक बंदे को बोला गया कि एक पेड़ है, ये कुल्हाड़ी है, और 20 दिन हैं तुम्हारे पास इसे काटने के लिए। तो उसने 19 दिन तक अपनी कुल्हाड़ी को ना सिर्फ घिसता रहा वो, और उसको ऐसा कर लिया एकदम पैना, और लास्ट 20वें दिन, मतलब एक ही दिन में पूरे पेड़ को काट दिया। तो वो बोला कि मैं ना 19 दिन तक अपने कुल्हाड़ी को घिसूंगा। मैं उसी तरह से, मेरे को ये रहता है कि मैं ना बहुत शानदार वाले नोट्स बना दूं, बुक बना दूं अपनी, और क्लास जब लेंगे ना तो बच्चे को और भी मजा आ जाएगा। नॉर्मली स्टूडेंट की ना ये प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है। स्टूडेंट को जब टीचर पढ़ाता है, तो टीचर कोई कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से समझाता है और बच्चे को समझ में भी आ जाता है। लेकिन फिर 2-3 महीने बाद में जब वो बच्चा घर पे रिवीजन करता है, तब वो एग्जाम्पल उसके माइंड में है नहीं, तो वो सब कुछ भूल जाता है। फिर वो जीरो पे, ब्लैंक पे आ जाता है। इसीलिए मैं जानबूझ के अपनी बुक्स के अंदर ना हर एक एग्जाम्पल मैंने अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश सब में लिखा हुआ है, देसी भाषा में लिखा हुआ है, ताकि जब बच्चा 2-2.5 महीने बाद घर पे रिवीजन करे ना, तो वो एग्जाम्पल उसको दोबारा से बुक में दिख जाए और सब कुछ रिकॉल हो जाए। ऐसा नहीं हो वो जीरो पे ब्लैंक हो जाए। तो हाँ, इसमें मेहनत तो लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगती है सच में। और दूसरा, एक और चीज बताऊं आपको, जो मेरी बुक है, मेरे नोट्स हैं, उनको कोई और नहीं बना सकता। और बनाने का मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई टीचर नहीं बना सकता, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी टीचर जब अपनी बुक या नोट्स बनाता है ना, तो वो एक कंटेंट बता देता है और एक टाइपराइटर को बिठा देता है और बोलता है कि ये टाइप कर दे और इनको सेट कर दे, मेरी बुक तैयार। मेरे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे केस में ना एक सबसे मेन चीज क्या है कि एक तो टॉपिक को मैं अपनी इजी लैंग्वेज में लिखता हूँ। तो मैं टाइपराइटर को ये बोल नहीं सकता कि तू इसको कॉपी पेस्ट कर दे। और दूसरा, मैं हर टॉपिक के बाद में एग्जाम्पल कहानी लिखता हूं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखता हूं। तो उससे क्या होता है कि टाइपराइटर ये काम नहीं कर सकता, मुझे पर्सनली बैठकर मेरी बुक बनानी पड़ती है। तो एक एक बुक मैंने बनाई है, एक एक चीज पन्ना मैंने लिखा हुआ है। बट ये एट द एंड फायदा पहुंचता है मेरे को। बच्चे बोलते हैं, कमेंट करके बताते हैं। अगर वैसे तो ये पेड क्लास है, ये जिन बच्चों ने पेमेंट किया हुआ है, क्लास परचेज करी है, उन्हीं के पास में रहती है। पर बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है, डेमो पर्पज के लिए हम सोशल मीडिया पर कोई एक आध लेक्चर अपनी पेड क्लास का डाल देते हैं। अदरवाइज तो यूट्यूब पे रिवीजन क्लास रखते हैं हम नॉर्मली। तो बच्चों के काफ़ी कमेंट आते हैं कि हाँ सर, हमने आपकी बुक्स खरीदी, या इवन नोट्स भी हम पढ़ रहे हैं ना जब, तो एक एक चीज़ आपने एग्जाम्पल से समझाई, मज़ा आ रहा है। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी तक ये सब कुछ ना हमने एग्जाम्पल से समझा। ये सब कुछ थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि फेमा जो है वो क्या है। फेमा जो है वो रेगुलेशंस हैं जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एम्पावर करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड आप रूल्स रेगुलेशंस बनाइए और फॉरेन एक्सचेंज को सही से ढंग से मैनेज कीजिए।
फेमा ने किस एक्ट को रिप्लेस किया? फेरा को रिप्लेस किया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये कब पास हुआ था? ये पास तो 1973 में हुआ था, लेकिन एनफोर्स हुआ था 1974 में। ये क्यों हटाया गया? क्योंकि ये इतना स्ट्रांग नहीं था आफ्टर द लिबरलाइजेशन। इसकी जो पॉलिसीज थी वो कंप्लाई नहीं कर पा रही थी इतना। फेरा के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फेरा के, देखो ये ना आप बड़े ध्यान से समझो, हालांकि फेरा के बारे में आपको ज्यादा समझ में आएगा जब हम फेमा और फेरा के डिफरेंस को पढ़ेंगे, तो वहां पे ये ऑब्जेक्टिव्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। देखो जब फेरा आया था ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974 में, उस वक्त हमारा इंडिया इस बात पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा था कि फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाओ, वो ये नहीं बोल रहा था, बल्कि वो फॉरेन एक्सचेंज को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, रोक रहा था कि जितना रुक जाए उतना बेहतर है, जितने कम ट्रांजेक्शन हो उतने बेहतर हैं, क्योंकि फ्रॉड ना हो जाए। तो फेरा जब आया था ना, उसका मेनली ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाए, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाए, उसको बचाया जाए, उसमें फ्रॉड ना हो जाए। और उसका जो टिल्ट था, वो ज्यादा जो स्लेंट कर रहा, जो झुकाव था उसका, वो इस बात पर था कि फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा ना हो। जबकि फेमा आया है ना अब, फेमा का झुकाव है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। फेमा का झुकाव है कि फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो इजी कर दिया है, गवर्नमेंट ने इतना इजी कर दिया है कि नहीं, बाहर के लोगों को इंडिया में आने दो, बिजनेस करने दो, इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडिया को टैक्स ज्यादा मिलेगा, इंडिया की इकोनॉमी सुधरेगी, तो हम गरीबों के लिए पैसा खर्च, गवर्नमेंट ने फेमा को जो लाया, फेमा को इसलिए लाया कि फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। फेरा इसका अपोजिट था, फेरा जो है वो डर के रहता था, वो रेस्ट्रिक्ट करता था कि रुको। आप ये समझ लो, फेरा जो है ना वो राहुल द्रविड़ है, वो टक टक करता है कि रोको रोको रोको। और फेमा जो है ना वो बीरेंद्र सहवाग है, मतलब बैट पे चढ़ गई तो बॉल फिर गई बाउंड्री के बाहर, मतलब बढ़ाओ इसको, ऐसा। अरे यहां तक की बात समझ में? मेन फीचर्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के मेन फीचर्स, एक तो ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया फ्लो ऑफ पेमेंट, मतलब किस तरीके से कोई बाहर का बंदा इंडिया में आएगा, इंडिया से बाहर का जाएगा, कैसे इंडियन करेंसी को बाहर भेजा जाए, बाहर की करेंसी को इंडिया में लाया जाए। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, चाहे से वो सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, चाहे से वो एक्सचेंज से रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी भी आती है कि पैसा शफल होना चाहिए, उसको फेमा की अप्रूवल जो है, जितना पॉसिबल है उतना विदाउट अप्रूवल कर दो। देखो एक क्या होता है, आपको पता है, मोदी जी की तारीफ बहुत सारी वजहों में से एक और वजह से होती है, वो फेमा है। पहले क्या था ना, चाहे फेमा के अंदर ही बात कर रहा हूं, पहले क्या था कि कोई फॉरेन का बंदा इंडिया में आना चाहता था ना, या फॉरेन की कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाहती थी, तो उसे इंडिया के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। तो फॉरेन कंपनी बोलती थी यार फिर बिजनेस कैसे करेंगे, अगर हम तुमसे छोटी छोटी बात पे अप्रूवल लेते रहेंगे तो हमारा टाइम खराब हो जाएगा, हम प्रोडक्टिव काम करने वाले लोग हैं। मोदी जी ने ये पूछा, जब मोदी जी आए, मेक इन इंडिया उन्होंने किया, सब कुछ किया, तो उन्होंने ये जानना चाहा कि यार ये फॉरेन की क्यों नहीं आ रही है इंडिया में। तो उन्होंने बात करी, तो उनके पास में ये समझ में आया कि यार गवर्नमेंट ने इतने सारे तो लॉ बना रखे हैं ना, इतनी सारी कंडीशन है, ये अप्रूवल वो अप्रूवल। तो मोदी जी ने जो अपने गवर्नमेंट, जितने भी उनके मिनिस्टर्स होंगे और बाकी लोग होंगे, आईएएस और वो सब कैबिनेट में बैठते हैं उनके पास, तो उनसे बोला कि तुम ना इस तरीके से करो कि कम से कम अप्रूवल लेनी पड़े, ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आए, बिजनेस करें। हाँ, ये मत करना कि सभी लॉज खत्म कर दो कि हमारे लोगों का फ्रॉड ही हो जाए, नहीं, थोड़ा बहुत रखो। इतनी सारी जो अप्रूवल्स है ना उनको कम करो, ये भी फेमा का एक है कि विदाउट अप्रूवल भी काम होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये जरूर बोल दिया था कि ऑथोराइज्ड पर्सन अपॉइंट कर दो, ऑथोराइज्ड पर्सन अपॉइंट कर दो, जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, इनको ऑथोराइज्ड कर दो। इंडिया का बंदा फॉरेन में पैसा भेजना चाहता है, इसी के थ्रू भेजेगा। फॉरेन का बंदा इंडिया में आ रहा है, इन्हीं के थ्रू करेंसी कन्वर्ट करवाएगा, ऑथोराइज्ड पर्सन, है ना। इसके अलावा पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए क्या करो कि दो अकाउंट अभी हम पढ़ेंगे, एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, बोला उनमें अप्रूवल मत लेने दो, उनमें विदाउट अप्रूवल काम चलने दो, आराम से निश्चिंत होकर आदमी काम करे। करंट अकाउंट है, वैसे भी शॉर्ट टाइम का ट्रांजैक्शन है। बेसिकली आप इतना समझो
कि फेमा जो है उसका मेन ऑब्जेक्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना, फॉरेन जो करेंसी का फ्लो है उसको बढ़ाना, और फॉरेन की कंपनीज को इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने के लिए करना, इंडिया के लोगों को फॉरेन में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने के लिए करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना विदाउट अप्रूवल जितनी हद तक पॉसिबल है, ये इसको ध्यान में रखते हुए कि फ्रॉड ना हो जाए उसको अप्रूव कर देना। और उसके अलावा मेन चीज आ जाती है सब कुछ काम ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू होगा। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आया फेमा क्या है, फेरा क्या है, कब फेमा आया, फेमा फेरा से अलग, ये सब कुछ समझ में आया। पर सर मेरे को ना एक डाउट है, एक क्वेश्चन है। मैंने कहा अब क्या क्वेश्चन है यार तेरे को? बोला सर मेरे को ना आपसे अब ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर लॉ कौन बनाएगा, मतलब कहां पर लिखा हुआ है फेमा के लॉज, या फेमा की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहां पे लिखी हुई है, क्योंकि एमसीक्यू में बाई चांस ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ तो ये तो रटने वाली बात पूछ ली आपने, ये तो रटने वाली बात है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तो आर्टिकल 246 में लिखा है, यूनियन लिस्ट की एंट्री 16 में लिखा है, एंट्री 36 के अंदर लिखा हुआ है, 37 के अंदर लिखा हुआ है। ये याद करने वाली बात है, एमसीक्यू में वैसे तो आया नहीं है, पर अगर आ जाता है तो ये रटने वाली बात है। मैं क्लियरली बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, क्लियर ये चीज। फेमा भले ही से 1999 बोला जाता है, पर वो एक्चुअली में एनफोर्स जो हुआ था वो 1 जून 2000 से हो गया था। इसकी एप्लीकेबिलिटी मैं बता चुका हूं, ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, इंडिया के रेजिडेंट्स पर एप्लीकेबल होता है, इंडिया के रेजिडेंट ने इंडिया के रेजिडेंट ने अगर फॉरेन के अंदर अपनी कोई ब्रांच ऑफिस खोली है उस पर भी एप्लीकेबल होता है, इंडिया का रेजिडेंट फॉरेन में अगर कोई फ्रॉड कमिट करके आ जाता है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। फेमा के बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं, अब तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो। सर फेमा के बेनिफिट एक तो ये हो जाते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाती है, सर एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, सर इंडिया के लोग फॉरेन में फॉरेन के शेयर्स को होल्ड कर लेते हैं, फॉरेन के इंडिया को इंडिया में होल्ड कर लेते हैं, फॉरेन करेंसी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाती है ना, हम अपने इंडियन रुपीस जो है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं फेमा का यूज लेके, है ना। ऑथोराइज्ड डीलर के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो सेफ्टी भी रहती है हमारी, है ना। एक्सपोर्ट जो है उनको प्रमोट करना, कम से कम अप्रूवल्स लेना, ये सब चीजें। यहां तक की बात मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है। आगे चलते हैं। अब देखो फेमा और फेरा के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं मोटा मोटा समझा देता हूं। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं होने को तो, अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, ये मैंने लिख दिए हैं आपकी बुक में, आप इन्हें अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, आप इन्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सीरियस होकर ना पढ़े। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मना कर रहा हूं कि मत ही पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़ लो, मैं समझा भी देता हूं। देखो जो फेरा था ना उसका मेन इंटेंशन ये था कि वो फॉरेन एक्सचेंज को रेस्ट्रिक्ट करता था कि ज्यादा मत करो, क्योंकि उसके खुद के लॉज जो है ना वो ऐसे थे कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग और अच्छे नहीं थे, तो उसे डर लगता था कि यार फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगा, मेरे लॉ इतने स्ट्रांग नहीं है कि फ्रॉड ना हो जाए। फेमा ऐसा नहीं है, फेमा बोलता है फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाओ, जितना बढ़ेगा ना उतना इंडिया का फायदा है। उसके अलावा दूसरा इसमें क्या होता था, इसमें ना कंपाउंडिंग अवेलेबल नहीं थी, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का मीनिंग दो होते हैं, पहला तो होता है कि राजीनामा कर लो, राजीनामा मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लो। जैसे आज आपके और आपके पड़ोसी के बीच में लड़ाई हो गई और आपका केस गया पुलिस वाले के पास, एफआईआर। पुलिस वाला पता है सबसे पहले क्या बोलेगा, उसका स्टेटमेंट ये होगा कि यार क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों थाने के चक्कर में पड़ रहे हो, राजीनामा कर लो। अभी गुस्सा है तुम्हारे माथे पे, दिमाग में, इसलिए तुम थोड़ा सा गर्म हो रहे हो, ठंडे दिमाग से सोचो, शाम को बात करो दोनों, राजीनामा कर लो, कुछ नहीं रखा, दोनों परेशान होंगे, हम तो कर लेंगे एफआईआर दर्ज, हमारा कोई वो नहीं है। हर कोई ना पहले कॉम्प्रोमाइज, इवन कोर्ट भी ये बोलता है कि देख लो यार अगर सेटलमेंट हो रहा है तो कर लो, एमिकेबल सेटलमेंट, राजीनामा। ये भी कंपाउंडिंग का मतलब, और कंपाउंडिंग का एक और मतलब होता है। कंपाउंडिंग का मतलब एक होता है कि सपोज करो एक बंदा है, वसूली भाई,
और वो पिछले 15 सालों से चोरी कर रहे हैं और पकड़े नहीं गए एक भी बार। मिलते ही नहीं है, भग जाते हैं, पकड़े ही नहीं जा रहे। आज पकड़ में आ गए और आज उनको सिंघम ने बसोली भाई को पकड़ लिया। अब मुझे और कोर्ट में ले गए, तो कोर्ट उन्हें अब क्या ऐसे सजा देगी क्या, या पुलिस वाला ऐसे देगा कि तूने चोरी करी थी जब तू 2 साल का था, या जब तू इतने साल का, मतलब 2 साल पहले तूने चोरी करी थी, उसके लिए 2 महीने जेल में रिहा, फिर बाहर आया, फिर देख अब तूने ये वाली करी थी ना, चल अब इसके लिए 1 महीने रिहा। ऐसे थोड़ी होगा, फिर तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में निकल जाएगी। पुलिस वाला बोलता है, कोर्ट बोलते हैं कि इतने साल से चोरी कर रहा है, ठीक है, मोटा मोटी इसको 6-7 महीने के लिए जेल में डालो, जब ये बाहर आएगा तो ये गंगा नहा लिया, इसके पुराने वाले सब ऑफेंसेस खत्म, मतलब सब ऑफेंसेस को इकट्ठा करके एक कॉमन पेनल्टी बताई गई। ये फेरा में नहीं थी, लेकिन फेमा में है, क्योंकि फेमा ये बोलता है कि अगर देखो तुम किसी के ऊपर पेनल्टी लगा रहे हो और उसको कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हो, तो फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टी लगेगी। एट द एंड उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो बेचारा बिजनेस करना छोड़ देगा, तो लॉस तो गवर्नमेंट का हुआ और पब्लिक का हुआ, देश का हुआ। तो उसको सीख देने के लिए कि तुमने गलत किया, कंपाउंडिंग करके एक पेनल्टी लगा दो, सुधर जाएगा, करने दो काम उसको। आ रही है मेरी बात समझ में यहां तक? इसमें 81 सेक्शंस थे, इसमें 49 सेक्शंस हैं, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस को मर्ज कर दिया गया। ये बोलता था कि फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, वो एक स्केयर रिसोर्सेज है, बहुत कम रिसोर्स है, इसके अंदर हर कोई नहीं चला जाए, अनपढ़ इलिटरेट आदमी ना चला जाए, अपना लॉस करवा के आ जाएगा। जबकि फेमा बोलता है फॉरेन एक्सचेंज तो असेट है हमारी, जाओ जितने लोग जाओगे उतना बेहतर है, फायदे में रहोगे तुम लोग। इसमें ऑथराइज्ड पर्सन की डेफिनेशन बहुत नैरो थी, इसमें काफी वाइडर कर दी गई है। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे कि आरबीआई किसी बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को ऑथराइज्ड डीलर की अलाउ कर देता है। फेमा में ऐसा नहीं था, यहां पर अलाउ कर दिया गया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेमा के अंदर कुछ भी होता था ना, वो तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, यहां पर सिविल ऑफेंस माना जाता है। फेमा के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो क्राइटेरिया था सिटीजनशिप का, यहां पर ऐसा नहीं। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस मैंने आपको बताया। अगर आप और डिफरेंस अच्छे से पढ़ना चाहें तो लिखे हुए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? चलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आती है। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फेमा क्या है, जहां जहां एमसीक्यूज आ सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब हम डेफिनेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत प्यार से समझाता हुआ चलूंगा, साथ में मैं आप लोगों को प्रीवियस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा हम हर चैप्टर में करते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो पता है, जब मैं फेमा पढ़ाता हूँ ना, तो जो हमारे पहले के स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने अब तो सीएमए बन गए, वो सीए बन गए, सीएस बन गए, तो बहुत सारे तो एक्टर बन गए। हाँ, कुछ हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी मराठी में काम करते हैं, मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के साथ में मूवी आई उनकी। और एक हैं जो डांस इंडिया डांस की लेडी थी, वो बन गई। काफी तो जीएसटी इंस्पेक्टर भी बन गए। वो ये बोलते हैं मेरे से कि सर, आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते हो तो जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ाते हो, हाथ के हाथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हो, बेनिफिशियल रहता है, बहुत बेनिफिशियल रहता है, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। हमें ये भी समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से किस तरह का आता है, तो हम सिर्फ उसको ऐसे रट ना लें, समझ लें। पर सर, फेमा के अंदर हमने देखा है कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं करा रहे, क्वेश्चन तो आप करा रहे हैं, टॉपिक वाइज नहीं करा रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि फेमा के अंदर ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराया नहीं जा सकता। आज मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ाऊं दो, फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैंने वो डेफिनेशन पढ़ाई, अब अगर मुझे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाना है ना, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ उस डेफिनेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, 4 डेफिनेशन से और जुड़ा हुआ है। जब तक मैं सभी डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ा देता ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराऊंगा तो वो पॉसिबल ही नहीं, मजा आएगा। तो इसलिए क्या है, इसमें बंच ऑफ टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, फिर हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ पूछा गया होता है। चलिए, अब हम देखते हैं, मेरी बात को समझिए। सबसे पहली डेफिनेशन है पर्सन, सेक्शन 2, सब क्लोज यू। ये बोलता है पर्सन का मतलब क्या है। बोला पर्सन का मतलब है नेचुरल पर्सन भी पर्सन में इंक्लूड होता है फेमा के अंदर, और आर्टिफिशियल पर्सन भी
पर्सन के अंदर इंक्लूड होता है फेमा के अंदर। नेचुरल पर्सन भी इंक्लूड होता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूड होता है। आ रही है मेरी बात समझ में यहाँ तक? तो पर्सन का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या कंपनी है, या फर्म है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, या फिर कोई एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मतलब जो इनमें से फॉल नहीं हो रहा है उसके अलावा। आर्टिफिशियल का मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आर्टिफिशियल। उसके अलावा कोई भी एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच जो कि इन लोगों ने फॉरेन में कंट्रोल किया हुआ हो, वो भी पर्सन माना जाता है फेमा के हिसाब से। बड़ा सिंपल है। फिर आता है पर्सन, ये तो बड़ा सिंपल है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। मैं दोबारा से बता दूं, इंडिया का कोई इंडिविजुअल पर्सन फेमा के हिसाब से पर्सन माना जाता है। एलएलपी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फेमा के हिसाब से पर्सन माना जाता है। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, फेमा के हिसाब से माना जाता है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, फेमा के हिसाब से पर्सन माना जाता है। कोई अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल मतलब एसोसिएशन हो गया, वो फेमा के हिसाब से पर्सन माना जाता है। और इन लोगों ने अगर इंडिया के बाहर अपनी कोई ब्रांच, अपने कोई ऑफिस बनाए हुए हैं जिनको ये कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया में रहकर, वो ब्रांच भी फेमा के हिसाब से पर्सन माना जाता है। क्लियर है ये चीज? अब आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, और इसके लिए मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स भी बनाए हुए हैं, एक एक करके समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये बोल रहा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है कोई भी पर्सन जो कि किसी दूसरी कंट्री का भले ही से सिटीजन है, वो सिटीजन है इंडिया के अलावा किसी बाहर दूसरी कंट्री का, बट उसके लेकिन बांग्लादेश या पाकिस्तान का नहीं है। तो पहला क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा जो आज तो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है। आज इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो आज किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, बट अदर देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा वो दुनिया की किसी भी कंट्री का सिटीजन है। क्लियर है ये चीज? एंड उसके पास में इंडिया का पासपोर्ट था एट एनी टाइम, चाहे से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, कभी ना कभी वो इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करता था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया होगा तो बड़े सोच समझ के किया होगा। या फिर या फिर उसके या फिर वो खुद या फिर वो खुद या उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक, मम्मी या पापा या दोनों, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक, दादाजी दादी जी या दोनों, इंडिया के सिटीजन थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। या फिर यहां तक समझ में आया? या फिर इस दोनों में से किसी भी सिचुएशन में फॉल हो रहा है तो उसका कोई स्पाउस। अब समझिए, मैं समझाता हूं आपको, एक एक करके समझिए। ये है बसु, हम एक एक पॉइंट समझेंगे, पहले ये वाला समझेंगे। आप इतना तो समझ गए कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, फॉरेन का सिटीजन है, फॉरेन कंट्री का, बट बांग्लादेश पाकिस्तान के अलावा किसी फॉरेन कंट्री का। अब एक एक करके समझो। पहला, ही एट एनी टाइम हेल्ड इंडियन पासपोर्ट, उसके पास कभी भी इंडिया का पासपोर्ट था। जैसे ये है वसूली भाई। वसूली भाई अभी 2024 में, मतलब जब 2024 चल रहा था, तब वो सिटीजन थे ऑस्ट्रेलिया के। तो पहली कंडीशन हो गई कि फॉरेन कंट्री के सिटीजन है, अदर देन बांग्लादेश पाकिस्तान। लेकिन 2015 के अंदर वसूली भाई के पास में इंडिया का पासपोर्ट था। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इन्हें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा? जी हाँ, माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, पहला, वो सिटीजन है किसी दूसरी कंट्री के, एंड इंडिया का पासपोर्ट उनके पास में किसी वक्त पे था, तो उनको बिल्कुल माना जाए। अब दूसरा क्वेश्चन, ये है कालीन भैया। कालीन भैया श्रीलंका के सिटीजन है इस वक्त। तो पहली कंडीशन तो यहां पर सेटिस्फाई हो गई कि वो किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन है अदर देन बांग्लादेश पाकिस्तान। और कालीन भैया के फादर बापूजी, वो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त इंडिया के सिटीजन थे, एज पर दी लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये कालीन भैया को इंडियन सिटीजन माना जाएगा? जी हाँ, माना जाएगा। इंडियन सिटीजन नहीं, सॉरी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। क्यों?
क्योंकि सिंपल बोल रहा है कोई भी पर्सन जो कि फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, कालीन भैया श्रीलंका के सिटीजन है, और उनके पेरेंट्स में से कोई भी, चाहे से मम्मी या पापा या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी, दादाजी कोई भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से इंडिया के सिटीजन थे या सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से सिटीजन थे। क्लियर ये चीज। थर्ड एग्जांपल, ये है कालीन भैया की वाइफ जिनका नाम है बीना त्रिपाठी। बीना त्रिपाठी किसकी वाइफ है, स्पाउस किसकी है, कालीन भैया की। तो कालीन भैया देखो इन पॉइंट के हिसाब से खुद ही सिटीजन बन गए, तो उनके स्पाउस जो है उसको भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लिया जाएगा, तो ये भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में काउंट होंगी। अब आ रही है मेरी बात समझ में, आता तक आपको? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि आप किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजन होने चाहिए। अब उसके देखो मैं चार्ट में भी लिख देता हूं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की मेन कंडीशन क्या है कि आप सिटीजन होने चाहिए फॉरेन कंट्री के। अब एक कंडीशन आप फुलफिल कर दो, या तो आपने खुद ने इंडियन पासपोर्ट होल्ड किया था किसी भी टाइम पर, या फिर, या दोनों भी हो सकती हैं पूरी, ऐसा जरूरी नहीं, या फिर आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक या दोनों इंडिया के सिटीजन थे, या ग्रैंड पेरेंट्स। और तो इस केस में ये मान लिए जाएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इनका जो स्पाउस है उसको भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लिया जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात बहुत ही बढ़िया और कायदे से और मजे से समझ में आ गई, यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिपेट्रिएट टू इंडिया। रिपेट्रिएट का मतलब होता है इंडिया में आ रहा है, वापस आ रहा है। क्या वापस आ रहा है? पैसा। क्या वापस आ रहा है? पैसा। कैसे वापस आ रहा है? देखो जब विदेश से चला था तब तो उनकी करेंसी में था, पर जब इंडिया में आ रहा है तो कन्वर्ट होके इंडियन करेंसी में बन गया, इसे रिपेट्रिएट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसको इसको रिपेट्रिएट बोलते हैं, कि मतलब विदेश से पैसा इंडिया में आ रहा है, जब विदेश से चला था तब तो उनकी करेंसी में था, पर इंडिया में जब अब आ रहा है तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो चुका है, रिपेट्रिएट टू इंडिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है टप्पू। अब टप्पू हो गया बड़ा, और टप्पू यूएसए रहने लग गया, काम करने लग गया, बढ़िया पैसा कमा रहा है। तो उसे लगा कि मेरे पापा जेठिया, इनको मैं कुछ पैसा भेजता हूं, तो वहां से भेजे डॉलर, जो कि इंडिया में जब जेठा के पास पहुंचे तो वो इंडियन रुपीस बन गए, दैट इज रिपेट्रिएशन। जैसे सपोज करो ये है टुनटुन आंटी। कौन है ये? टुनटुन आंटी। ये टुनटुन आंटी यूरोप में रहती हैं, बढ़िया कमा रही हैं। इन्होंने क्या करा, 1,000 यूरोस जो हैं वो इंडिया के ऑथोराइज्ड डीलर को बेच दिए। बेच दिए, बोले तुम ले लो यार, और इनके बदले में इंडियन रुपीस दे दो, वो मेरे सामने वाला कोई रहता है उसको दे दो। दैट इज ऑल्सो रिपेट्रिएशन। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अभी तक 3 डेफिनेशन पढ़ी, पर्सन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिपेट्रिएशन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट रूट। देखो एक चीज समझो, मैं आपको बताऊंगा चैप्टर के अंदर ना, हम एक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम चैप्टर के अंदर, कि जब भी कोई फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब इंडिया से फॉरेन के अंदर कुछ भेजा जा रहा है या फॉरेन से इंडिया के अंदर कुछ भेजा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, शेयर्स, कुछ भी, तो दो रूट्स हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ते का नाम है अप्रूवल रूट, एक रास्ते का नाम है अप्रूवल रूट, और एक रास्ते का नाम है ऑटोमेटिक रूट। एक रास्ते का नाम है ऑटोमेटिक रूट। ये जो अप्रूवल रूट है ना, ये जो अप्रूवल रूट है, अप्रूवल रूट के अंदर गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना कंपलसरी है, आरबीआई की, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना कंपलसरी है। ऑटोमेटिक रूट के अंदर अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती।
विदाउट अप्रूवल काम किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट ने और फेमा एक्ट के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शंस का बाइफर्केशन किया हुआ है कि ये वाला ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो ये अप्रूवल का है, ये वाला ऑटोमेटिक का है। क्लियर है ये चीज? तो गवर्नमेंट रूट भी वो है जहां पर गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ रही है, मतलब अप्रूवल रूट है ये गवर्नमेंट रूट। एफआईपीबी क्या है? एफआईपीबी जो है उसका मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये एक बोर्ड था, अब ये खत्म हो गया 2017 में, अब इसका कोई काम नहीं है। तो हमने डेफिनेशन में अभी तक पर्सन पढ़ा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पढ़ लिया, रिपेट्रिएशन पढ़ लिया, गवर्नमेंट रूट पढ़ लिया, एफआईपीबी पढ़ लिया। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब चलते हैं आगे। अब आता है फॉरेन एक्सचेंज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन याद रखेंगे आप लोग, सेक्शन याद रखेंगे इसका, आप लोग मार्क कर लीजिए बुक के अंदर, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन भी याद रखना है। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन की करेंसी। फॉरेन की करेंसी डायरेक्टली फॉरेन करेंसी में डीलिंग हुई है, या फिर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू। जैसे मैं समझाता हूं, समझिएगा समझिएगा। देखो फॉरेन एक्सचेंज का ना पहले आप बेसिक बात समझो। फॉरेन एक्सचेंज क्या बोल रहा है? फॉरेन एक्सचेंज ये बोल रहा है कि भाई साहब फॉरेन एक्सचेंज हम तब मानते हैं जब कम से कम एटलीस्ट दो देशों की करेंसी जुड़ी हुई हो। एटलीस्ट फॉरेन करेंसी ऑफ टू कंट्रीज, मतलब जब एक देश से चली थी वो पैसा तब वो दूसरी करेंसी में थे, और जब यहां पहुंचे तब वो दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर दिए गए। इसको फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है। अब चाहे से सपोज करो यूएसए के अंदर कोई बंदा बैठा है जिसने कोई सामान परचेज किया और इंडिया वाले ने उसे बेचा, तो उसने तो पेमेंट किया डॉलर्स में और इंडिया में पहुंचा रुपए में, या वाइस वर्सा। इंडिया वाले ने खरीदा तो इंडिया वाले ने पेमेंट किया इंडियन रुपीस में, पहुंचा डॉलर्स में। अब हो सकता है बहुत बार उधार पे भी सामान लिया जाता है क्रेडिट में, तो उसके लिए बहुत बार डिपॉजिट इशू हो जाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो जाता है, बैंक की गारंटी दी जाती है, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू हो जाता है। पढ़ा है ना ये सब आपने? तो फिर उस केस में भी उसमें लिखा रहता है कि मान लो इंडिया के बंदे ने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो, एक तो है ये कातिया, सुना है ना आप लोगों ने, कातिया का गिरबान पकड़ता है। तो कातिया जो है उसने 3 डॉग परचेज किए यूएसए से, अमेरिका से 3 कुत्ते खरीद लाए, कुत्ते का बड़ा शौकीन है ये। तो इसको टोटल 50,000 रुपए के पड़े। तो इसने तो 50,000 रुपए दिए, वो वहां डॉलर में कन्वर्ट होकर पहुंचेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज है। या फिर सपोज करो कि ये है विजयराज और ये है रॉबर्ट, फॉरेन के, यूएसए के। विजयराज ने बोला कि यार मुझे यूएसए से फोर्ड एफ सीरीज की कार आती है, वो खरीदनी है, कोई बढ़िया कार होगी। एग्जाम्पल बनाते टाइम मैंने देखा गूगल पे कि यार यूएसए में कौन सी कार है जो ज्यादा फेमस है, तो ये निकल के आई। तो मैंने कहा यही लिख दो, बच्चे जानते होंगे, मेरे को तो इतना नहीं पता। तो फोर्ड एफ सीरीज की कार खरीदनी है विजयराज को, ये बोला $50,000 की है। तो विजयराज बोला भैया सुनो, इतना रोकड़ा नहीं है अपन के पास में, गरीब आदमी है अपन, बेचारा कमेंट्री करता है यहाँ बैठ के, पर मेरा बैंक जो है ना वो तुमको गारंटी दे देगा। बैंक ये लिख के दे देगा कि देखो ये विजयराज मेरा अकाउंट होल्डर है मेरे बैंक में, मेरे बैंक में ये अकाउंट होल्डर है, और मैं इसके ब्याज पे गारंटी देता हूँ कि ये तुम्हें तुम्हारा $50,000 पे कर देगा, टेंशन मत लो, दे दो उसको इसकी कार, ये $50,000 तुम्हें दे देगा। अगर नहीं देता है तो मेरे पास आ जाना, इसके अकाउंट से पैसा निकाल के मैं दे दूंगा तुमको। बैंक होना चाहिए बैंक में उतना पैसा। क्लियर है ये चीज? तो जब बैंक गारंटी दी, इस भूखे नंगे बैंक ने जब गारंटी दी, तब वो दी तो इंडियन रुपीज में ना, लेकिन जब वो यूज होगी फॉरेन में तो वो यूएसए डॉलर में यूज होगी। दैट इज ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज, यही लिखा हुआ है। देखो क्रेडिट्स बैलेंसेस फॉरेन करेंसी में दिए जा रहे हैं, या फिर मानकर चलो ड्रॉ तो किए जा रहे हैं इंडियन करेंसी में, बैंक ने ड्रॉ किया वो गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट इंडियन करेंसी में, बट वो जब पे होगा तब फॉरेन करेंसी में पे होगा, या वाइस वर्सा। फॉरेन के बैंक ने इशू किया डिपॉजिट या लेटर ऑफ क्रेडिट, या दुकानदार ने, उसने बायर ने इशू किया बिल ऑफ एक्सचेंज, वो इशू किया फॉरेन की करेंसी में बट पे होगा इंडियन करेंसी में। इट मींस कि दो करेंसीज जुड़ी हुई हैं, दो देशों की।
स्टूडेंट बोलता है सर अपन को समझ में आता है सर, लाइफ में टेंशन लेने का है ही नहीं सर, अपन को लाइफ में नहीं टेंशन लेनी, यहां तक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया, मजे आ गए सर। चलिए मजे आ गए तो फिर आगे चलते हैं, एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर बाकी का हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक और डेफिनेशन पढ़ लो, ये है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये क्या होता है इसको समझने के लिए एग्जाम्पल तो हमको पढ़ना पड़ेगा। देखो ये है नयनतारा और ये मेरी दोस्त है। तो आप बोलोगे सर ये आपकी दोस्त कैसे? अब है यार, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैं किसी को भी अपनी दोस्त बनाऊं, मैं कैटरीना कैफ को दोस्त बनाऊंगा, मधुबाला को दोस्त बनाऊंगा, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है बताओ? तुम जब पढ़ाओगे तुम बना लेना किसी को अपनी दोस्त, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नयनतारा एक दिन आई मेरे पास में, बोली मोहित ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? मैंने कहा देखो बड़ा सिंपल है, सुनो बड़े प्यार से सुनो। इंडिया की जो कंपनीज है ना वो नॉर्मली क्या करती हैं, इंडिया की कंपनीज नॉर्मली सपोज करो ये इंडिया के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर, तो ये इंडिया के लोगों को इशू करती हैं, इंडिया के लोग इनको खरीदते हैं, इंडियन करेंसी में खरीदते हैं, और कंपनीज के पास में इंडियन करेंसी में पैसा आ जाता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि इंडिया की कंपनीज इंडिया के लोगों को अपने शेयर्स इशू कर देती हैं और इंडिया के लोग इंडियन करेंसी में उनको खरीद लेते हैं। पर इंडिया की कंपनीज बहुत बार चाहती हैं कि यार हमारे शेयर्स को हम फॉरेन की कंट्री में जाकर इशू करें, हम फॉरेन की कंट्री में जाकर इशू करें। आ रही है मेरी बात समझ में? जिनको फॉरेन के लोग परचेज करें, फॉरेन की करेंसी में परचेज करें, बहुत ज्यादा कमाई हो जाएगी। तो जब इंडिया की कंपनीज ऐसा सोचती है ना, तो उनके फिर वो सोचती हैं कि यार हम चाहते तो हैं कि हमारे इंडिया की कंपनी के इक्विटी शेयर फॉरेन में इशू हो, फॉरेन के लोगों को इशू हो, फॉरेन की करेंसी में इशू हो, पर उसके रास्ते क्या है? अब कंपनीज रास्ता खोजना शुरू करती है कि कैसे इशू करें। उन्हें आता है कि यार तीन चार ऑप्शन है, जैसे एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट है कि हम हमारे इक्विटी शेयर को फॉरेन में इशू करते हैं, इंडिया में तो इसको इक्विटी शेयर बोला जा रहा है, लेकिन जब ये फॉरेन में इशू करेंगे हम फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करके, उस वक्त इसे फॉरेन सिक्योरिटी बोल दिया जाएगा। अब वो हमारे पास ऑप्शन, इंडियन कंपनी के पास, हम इसे एज डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करें, उसकी कुछ अलग टर्म्स कंडीशन होती हैं, या हम इसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड की तरह इशू करें। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है वो भी एक तरीके का ऑप्शन है, जो कि कंपनीज, इंडिया की कंपनीज अपने इक्विटी शेयर को फॉरेन की कंट्री में, फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होके, फॉरेन के इन्वेस्टर्स को फॉरेन की करेंसी में इशू करती हैं, फॉरेन की करेंसी कमाने के लिए। उसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड बोला जाता है। और बॉन्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया में तो ये इक्विटी शेयर्स हैं, लेकिन जब वो इंडियन कंपनीज फॉरेन में इनको इशू करती हैं, तब वो इन्हें इक्विटी प्लस डिवेंचर का एक कॉम्बो बना के इशू करते हैं, इसलिए बॉन्ड हो गया ये, इक्विटी एंड डिवेंचर बोथ। इसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड बोला जाता है। नयनतारा बोली कि अपन को टेंशन लेने का है ही नहीं, अपन को सब समझ में आता है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने आज की क्लास में देखा फेमा क्या है, कब आया, इससे पहले कौन सा एक्ट था, क्यों आया, और जो एक एक बात मैंने बोली, एक एक कहानी मैंने बोली, एक एक एग्जाम्पल मैंने बोला, ये आपके पास जो बुक आपने ली हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है। क्लियर ये चीज? आप एक बार यहां तक इसको रिवाइज करके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं फिर से दोबारा से आप लोगों को बता दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने चैप्टर के अंदर तो सॉल्व करिए ही हैं, साथ में मैंने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन अलग से भी क्लासेस आपको दी हैं। इन केस अगर आप पूरा चैप्टर रिवाइज ना करके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहें तो अलग से उसकी क्लासेस हैं, एमसीक्यू की अलग से क्लासेस हैं, आपके टेस्ट रेगुलरली चल रहे हैं, आपकी टेस्ट के अंदर जो मैंने केस स्टडीज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस आपको प्रोवाइड करी गई। क्लियर है ये चीज? मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चों।